गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपको पता है कि पहले हमने दो पार्ट यानी और टेंस के 2 पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। आज का जो पार्ट है हमारा कौन सा है? थर्ड। और थर्ड से हमारा एक शुरुआत हो जाती है टेंस को सीखने का, समझने का, जहाँ से कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी आज जो डिस्कस करने वाले सारे कॉन्टिन्यूस यानी सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का डिस्कस करेंगे। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको नॉर्मल अगर बताया जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको पता है यानी हैव फॉर्म से हमारे पास परफेक्ट बनता है, और हैव फॉर्म के बाद बी फॉर्म आएगी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कुछ ऐसा ही हुआ करता है। यानी इसमें जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दोस्तों हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं और यहाँ सबसे बड़ी पहचान हुआ करती है इसकी सिंस और फॉर, और सिंस और फॉर के बाद जो आएगा वो आता है टाइमिंग वर्ड, यानी टाइम्स वर्ड बोल सकते हैं, टाइमिंग वर्ड बोल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि जिस सेंटेंस में सिंस और फॉर आ रहा है तो वो ध्यान रखना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। वो कोई भी कॉन्टिन्यूस हो सकता है, वो प्रेजेंट भी हो सकता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस का यूज नहीं होगा। तो एक पहचान है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगर किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर आ रहा है, क्या आ रहा है? सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइमिंग वर्ड आ रहा है, तो दोस्तों ये ध्यान रखना उस सेंटेंस में किसका यूज करोगे? हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो हैज करो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो हैव करो। क्लियर है? एग्जाम्पल के जरिए से अफर्मेटिव और नेगेटिव में पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा ही हैज बीन और वेटिंग फॉर मी और सिंस मॉर्निंग। यहाँ से क्लियर हो जाता है आपका, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको पता है सब्जेक्ट ही आ रहा है और ही के बाद मैंने यूज किया हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों? सिंस, और सिंस के बाद ये जो टाइमिंग वर्ड। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जहाँ आपको सिंस और फॉर नजर आता है वहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया करते हैं। तो ये जो सिंस मॉर्निंग है ये कौन सा टाइम हुआ? यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान हुई। तो यहाँ पर मैंने किसका यूज किया? हैज, हैव, बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो आपको पता ही है, नोट लगा दोगे, हैज नॉट बीन वेटिंग। अगर इसका ये अफर्मेटिव हुआ ये अफर्मेटिव हुआ, तो अगर इसी का आप नेगेटिव बनाओगे दोस्तों, क्या बनाओगे? नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ही हैज नॉट बीन और वेटिंग फॉर मी और सिंस मॉर्निंग। यानी कुल मिलाकर मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी आपको सिंस और फॉर नज़र आए वहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया करते हैं। लेकिन सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कब करेंगे, पास्ट परफेक्ट कब करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट कब करेंगे, किस आधार पे करेंगे। अभी आपको ये समझना है कि सिंस और फॉर पहचान जो होती है दोस्तों, किसकी पहचान है? हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ पास्ट परफेक्ट, किसकी बात करता हूँ? पास्ट परफेक्ट। यहाँ एक बार पास्ट परफेक्ट का डिस्कस किया जाए और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का डिस्कस किया जाए तो केवल एक ही चीज़ बदलती है और कुछ नहीं बदलता। केवल इनके स्थान पर पास्ट की यानी हैव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। यानी आपको मिलेगा कोई सब्जेक्ट और उसमें पास्ट परफेक्ट में यूज किया करते हैं हैड के बाद बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और वहाँ भी पहचान जो दोस्तों होती है सिंस या फॉर और प्लस वर्ब की
यानी टाइमिंग वर्ड्स यानी टाइम्स वर्ड, ठीक है। यानी कुल मिलाकर बात ये कहनी है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी कहीं ना कहीं है उससे ही बनी फॉर्म होती है, लेकिन प्रेजेंट की भी डिस्कस करें तो हैज आ जाता है और पास्ट का डिस्कस करें तो हैड। यानी परफेक्ट बनाने के लिए जब भी आपको पता है कि परफेक्ट बनाने के लिए हैव फॉर्म की सहायता लेनी पड़ती है। हैव फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों हुआ करती है हैज, हैव, सेकंड हैड और थर्ड क्या होती है हैड। जब भी आपको प्रेजेंट बनाना है तो हैज लीजिए, अगर आपको पास्ट बनाना है तो हैड लीजिए। हमने प्रेजेंट बनाया तो हैज लिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाया तो हैज हैव बीन लिया, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाया तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमने हैव की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट में आप हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करोगे। अगर दोस्तों मैं यही फ्यूचर परफेक्ट का डिस्कस कर लूँ, अगर मैं यहीं पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का डिस्कस कर लूँ तो यहाँ भी देखना, यहाँ पर आपके साथ ही जो आने वाला है वो शैल या फिर विल, शैल, विल, और उसके बाद हैव के बाद बीन, और बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन इसमें सिंस नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। इसमें या तो फॉर आएगा या फिर सिंस का यूज ना हो वहाँ पर क्या आ सकता है, फ्रॉम। तो यहाँ पर भी आएगा टाइम वर्ड। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसकी भी पहचान यही हुआ करती है कि सिंस और फॉर। पास्ट परफेक्ट में यूज किया करते हैं हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज किया करते हैं शैल, विल, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कुल मिलाकर आज जो एग्जाम में एरर पूछी जा रही है, आज एग्जाम में जो एरर पूछी जा रही है वो सिंस और फॉर को लेकर बहुत ज़्यादा चलन में है। और सिंस और फॉर से क्वेश्चन, सिंस फ्रॉम, और ये जो है सिंस फॉर का, फ्रॉम का, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। यानी टेंस का जब डिस्कस किया जाए तो टेंस में टेंस की कमी कम होती है और सिंस प्रीपोजिशन या फॉर का जिक्र ज़्यादा हुआ करता है। तो सीखते हैं हम सिंस और फॉर के बारे में, और शुरू करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सारी चीज़ें टेंस शुरू करेंगे धीरे धीरे। लेकिन आज जो हम डिस्कशन करना हमें सिंस और फॉर का, ठीक है। यहाँ सिंस कब आएगा, फॉर कब आएगा, मैं आपको एक बार बता देता हूँ दोस्तों। जो हम चीज़ें करवाएंगे वास्तव में आपको बहुत ही गहराई से, अभी तो छोटी छोटी चीज़, एक जनरल बातें बताई जा रही है। आपसे वादा करता हूँ कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारे पढ़ाए हुए से बाहर आए। यानी कुल मिलाकर हर वो चीज़ बताई जाएगी जो एग्जाम में ही आएगी, यानी आउट ऑफ जा ही नहीं सकती। हम उस एरिया को कवर करेंगे, किसी छोटे एरिया को कवर नहीं करेंगे, बिल्कुल उस एरिया को कवर करेंगे। आप कोई भी एग्जाम दो, ठीक है, अगर टेंथ में आप कोई भी एग्जाम दो वहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा और बाहर से नहीं जाएगा। शुरुआत से जीरो से लेकर हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लें अपना, या फिर कॉपी में लिख लें पॉज कर। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं आगे। अब दोस्तों जो हमें बतानी है वो ये बताना है आपको कि सिंस और फॉर, ठीक है। यानी सिंस और फॉर, यूज ऑफ सिंस और फॉर, यानी सिंस और फॉर का यूज कहाँ होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बताना चाहूँगा आपको सिंस। सबसे पहले किसका डिस्कस करेंगे, सिंस का। अब आपको सिंस के बारे में बताया जाए तो फर्स्ट नंबर इसके सिंस कहाँ यूज होगा, फर्स्ट नंबर इसका डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए, या फिर बोल सकते हो फिक्स टाइम। फिक्स टाइम आपकी जहाँ भी पॉइंट ऑफ टाइम का डिस्कस किया जाए, फिक्स टाइम का डिस्कस किया जाए, तो उस सेंटेंस में यानी आपका पॉइंट ऑफ टाइम डिस्कस किया जाए या फिक्स टाइम का डिस्कस किया जाए तो दोस्तों उसमें किसका यूज करते हैं, सिंस का। अब देखना पॉइंट ऑफ टाइम और फिक्स टाइम होता क्या है। सबसे पहले जो मैंने लिखा
सबसे पहले है नेम ऑफ डे। अगर जहाँ भी आपको नेम ऑफ डे नज़र आ रहा है, जहाँ भी आपको नेम ऑफ डे नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर दोस्तों किसका यूज करेंगे? सिंस का। जैसे सिंस मंडे, सिंस संडे। तो जहाँ पर भी बात की जाए, जहाँ पर भी आप नेम ऑफ डे का डिस्कस करते हैं, सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस सैटरडे, सिंस फ्राइडे, सिंस थर्सडे, सिंस वेडनेसडे। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आप नेम ऑफ डे का डिस्कस करते हो तो वहाँ पर किसका यूज करें? सिंस का। नंबर 2 यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ, नंबर 2 इसका डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नेम ऑफ वीक, या नेम ऑफ वीक बोल सकते हो, या नेम ऑफ डे बोल सकते हो, यानी नेम ऑफ डेट। किसी भी डेट का नेम जो होता है उसमें भी हमेशा किसका यूज करते हैं? सिंस का। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिंस, और यहाँ है 7 अगस्त। यहाँ पर हमारे पास सिंस, और सिंस के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? डेट। नेम ऑफ डेट भी आती है, तो ध्यान रखना। मान लीजिए मैंने लिखा सिंस, और सिंस के बाद मैंने लिख दिया 9 नवंबर, ठीक है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ 3 मार्च। तो जहाँ पर भी दोस्तों, जहाँ पर भी आपको अगर नेम ऑफ डेट नज़र आ रही है तो कुल मिलाकर नेम ऑफ डे एंड नेम ऑफ डेट। नंबर 3 का डिस्कस किया जाए तो आप ये बता सकते हो नेम ऑफ मंथ। अगर कोई भी मंथ का नेम आ रहा है तो उस अवस्था में भी दोस्तों किसका यूज करोगे? सिंस का। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, मार्च। तो जहाँ पर भी अगर नेम ऑफ मंथ आता है, क्या आता है? नेम ऑफ मंथ। तो वहाँ पर भी दोस्तों हम किसका यूज करेंगे? सिंस और फॉर का। सिंस और फॉर, सॉरी, यहाँ पर हमेशा किसका डिस्कस करेंगे? सिंस का। अगर नंबर 4 का डिस्कस किया जाए तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ नेम ऑफ ईयर। अगर दोस्तों आपके पास नेम ऑफ ईयर आ रहा है, नेम ऑफ ईयर का मतलब है किसी भी साल का नेम। जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिंस 1947, मैं बात कर रहा हूँ सिंस 2009, मैं बात कर रहा हूँ सिंस 2000, मैं बात कर रहा हूँ 2001, 2002, 2003। यानी कुल मिलाकर प्रेजेंट से अभी जो फिलहाल ये चल रही है उससे पहले का जो टाइम होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सिंस का। यानी कहने का मतलब आप नेम ऑफ डे नज़र आए, नेम ऑफ डेट नज़र आ जाए, नेम ऑफ मंथ नज़र आ जाए, और दोस्तों नेम ऑफ ईयर नज़र आए, तो उस अवस्था में आपको किसका यूज करना है? सिंस का। एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं एक बार, या फिर यहीं मैं आपको बता देता हूँ ये पॉइंट, इससे पॉइंट ऑफ टाइम ले सकते हैं। दूसरा जो हमारा दूसरा है पार्ट ऑफ डे, यानी पार्ट ऑफ डे, यानी पार्ट ऑफ डे जो होते हैं, जो भी पार्ट के डे होते हैं उनके लिए भी दोस्तों हमेशा किसका यूज करेंगे? सिंस का। पार्ट ऑफ डे का जब डिस्कस किया जाए तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आपके सामने सिंस मॉर्निंग, तो ये भी अपने आप में पार्ट ऑफ डे है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नून। अगर डिस्कस किया जाए सिंस यस्टरडे। तो दोस्तों जब भी आप पार्ट ऑफ डे का डिस्कस करते हो, जब भी पार्ट ऑफ डे का डिस्कस करते हो तो उस अवस्था में भी किसका यूज करोगे? सिंस का। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नेम ऑफ डे, नेम ऑफ डेट, नेम ऑफ मंथ एंड नेम ऑफ ईयर, इनके लिए सिंस का यूज करते हैं। और पार्ट ऑफ डे का डिस्कस किया जाए सिंस, यानी सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस यस्टरडे, जब भी हमेशा किसका यूज करेंगे? सिंस का। तो उम्मीद करता हूँ एक बार लिखें, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं, नोट करें इस चीज़ को। स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि उतारने में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको, या फिर अपना पॉज कर वीडियो को देखा करो। शानदार चीज़ें पढ़ाई जाएगी, कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। यानी टेंस में इतना भी
उंगली रखने के लिए जगह नहीं छोड़ी जाएगी, पूरा कंप्लीट, चाहे वीडियो हमारी 10 बने, 12 बने, 15 बने, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन टेंस की पूरी वीडियो आपके पास पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो एक बार नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे, मिटा देता हूं। यहाँ दोस्तों नंबर 3 का जो डिस्कस करते हैं, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इवेंट। कोई भी इवेंट होता है या फिर भी ओकेजन होता है, ध्यान रखना, कोई भी इवेंट या कोई ओकेजन होता है तो उसके लिए भी दोस्तों किसका यूज करोगे, सिंस का। इवेंट का डिस्कस करें तो यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ सिंस हिज वेडिंग। वेडिंग का मतलब आपको पता चल गया, उसकी शादी से। सिंस हिज बर्थडे। तो जब भी आप ये बात करते हो इवेंट होता है या फिर ओकेजन होता है, सिंस दिवाली, तो जब भी कोई ओकेजन या फिर इवेंट का डिस्कस किया जाए तो उस अवस्था में भी ध्यान रखना किसका यूज करोगे, सिंस का। नंबर 4 पे आइए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नेम ऑफ स्टेज। नेम ऑफ स्टेज जो होती है एक अवस्था होती है, स्टेज के लिए भी ध्यान रखना हमें किसका यूज करते हैं, सिंस का। जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिंस, और स्टेट का मतलब यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ चाइल्डहुड, बचपन से। दूसरा मैंने कहा सिंस एडल्टहुड, किशोर अवस्था से। तो जहाँ पर भी अगर स्टेट का डिस्कस किया जाए, जहाँ आप स्टेट का डिस्कस कर रहे हो वहाँ भी दोस्तों हमेशा सिंस का ही यूज किया करते हैं। यानी सबसे पहले मैंने बताया आपको पॉइंट ऑफ टाइम या फिक्स टाइम का डिस्कस कर लेते हैं। तो जहाँ पर नेम ऑफ डे, डेट, मंथ, ईयर, उनके नेम से पहले भी सिंस का यूज करते हैं। दूसरा मैंने बताया पार्ट ऑफ डे, मॉर्निंग, इवनिंग। तीसरा मैंने बताया इवेंट, ओकेजन, और चौथा मैंने बताया नेम ऑफ स्टेज। अगर ये चीज़ें आपके पास आती है तो उस अवस्था में हमेशा किसका यूज करोगे, सिंस का। नंबर 5 और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर एक है क्लोज, यानी आपका क्लोज आएगा तो उस अवस्था में भी हमेशा किसका यूज करेंगे, सिंस का। क्लोज का मतलब है पहले दोस्तों सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ सकती है, सेकंड, या फिर कोई भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा आपको। जब ये क्लोज नजर आ जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये भी पास्ट टाइम होता है, फिक्स टाइम के माना जाता है इसको। तो सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म आ रही है तो क्लोज से पहले कभी भी फॉर का यूज नहीं करते, हमेशा किसका यूज करते हैं, सिंस का। डिस्कस करेंगे इसका भी, एक बार नोट करें इन चीज़ों को भी। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा, सिंस का पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा आपको। चलो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं 4 की तरफ। ये था हमारा सिंस से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको आज बहुत सारी एक्सरसाइज भी करनी है। ठीक है, टेंस की जब टेंस हमारे कवर हो जाएंगे तो PDF भी डाउनलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप क्वेश्चन पुटअप करो, क्वेश्चंस को पढ़ो, वहाँ से भी आपको पूरी PDF यहाँ पर समझाई जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर अगर 4 का डिस्कस करते हैं तो 4 जो होता है दोस्तों, ये समझो 4 होता क्या है। 4 का अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो 4 होता क्या है, 4 को समझना है। ठीक है, अब 4 जो होता है, 4 का यूज करते हैं एक तो पीरियड ऑफ टाइम, यानी फिर 2 तरीके से यूज कर सकते हैं इसको। पीरियड ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम यानी किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या फिर इसका ले सकते हैं ड्यूरेशन। मान लीजिए कोई ड्यूरेशन आती है, ड्यूरेशन के लिए भी इसका यूज करते हैं। या फिर तीसरा इसका नाम निकालना चाहते हो तो आप दोस्तों कह सकते हो काउंटिंग टाइम। जहाँ पर भी आपको ये नज़र आते हैं, पीरियड ऑफ टाइम नज़र आ जाए, आपको लगे कि पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन है, या फिर काउंटिंग टाइम है। काउंटिंग टाइम कैसे होगा, ड्यूरेशन कैसे होगा, पीरियड ऑफ टाइम कैसे होगा, उसका डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ड्यूरेशन, यानी ड्यूरेशन का डिस्कस करें। अब ड्यूरेशन में डिस्कस करें तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फॉर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फॉर अ लॉन्ग
ईयर, फॉर अ लॉन्ग डे या फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी इंडेफिनिट ड्यूरेशन। इंडेफिनिट ड्यूरेशन का मतलब है जिसका टाइम का पता ही ना हो, ये कौन सी से बात कर रहा है। इंडेफिनिट ड्यूरेशन के लिए हमेशा किसका यूज करोगे? फॉर का। जैसे कि मैंने यहाँ पर कह दिया 4 ईयर्स, 4 ईयर्स का मतलब सालों से। ये नाम नहीं दे रखा, नाम नहीं दिया यहाँ पर, केवल ईयर्स, इसका मतलब सालों से, हमें नहीं पता कितने सालों से। ये दे दिया जाए 4 डेज, 4 वीक्स, ये कह दिया जाए सप्तों से, आपको ये कह दिया जाए 4 आवर्स, घंटों से, आपको ये कह दिया जाए 4 मंथ्स, महीनों से, ठीक है। तो आपको जब भी 4 मिनट्स, काफ़ी मिनटों से, जब भी आपको ये ड्यूरेशन का डिस्कस किया जाए, ठीक है, जब भी आपको ये ड्यूरेशन का इनडेफिनिट ड्यूरेशन, इंडेफिनिट ड्यूरेशन का मतलब जिसका पता ही ना हो। इंडेफिनिट ड्यूरेशन के लिए भी दोस्तों हमेशा किसका यूज करते हैं? फॉर का। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत चलन में है, ठीक है, और ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखना, ये फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, 4 ईयर्स, 4 वीक्स, 4 आवर्स, 4 मंथ्स, तो जब भी ये आते हैं तो उस अवस्था में इंडेफिनिट ड्यूरेशन कहलाती है। और इंडेफिनिट ड्यूरेशन के लिए हमेशा किसका यूज करोगे? फॉर का। तो ये बात समझ में आ गई होगी, एक बार इसे नोट करें। चलो, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो को पॉज करके देखा करो। हो गया? चलो, अब यहाँ पर पहला है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन आप देख लेना कौन कौन से किस किस के बारे में बताया गया है। तीसरा जो मैं अगर बात करूँ, एक होता है अपना काउंटिंग टाइम, एक हमारा कौन सा होता है? काउंटिंग। काउंटिंग को बोल सकते हैं न्यूमेरल। न्यूमेरल, और न्यूमेरल के बाद जो आए आपका क्या आ जाए? टाइम। न्यूमेरल के बाद आपका क्या आ जाए? टाइम। यानी कुल मिलाकर न्यूमेरल के बाद आएगा आपका या तो डे आ सकता है, यानी छोटी से छोटी। न्यूमेरल के बाद आपका सेकंड आ सकता है, आपके बाद मिनट आ सकता है, न्यूमेरल के बाद आपका आवर आ सकता है, न्यूमेरल के बाद आपका डे आ सकता है, न्यूमेरल के बाद आपका वीक आ सकता है। नेम नहीं आएंगे इनके, यही वर्ड आएंगे न्यूमेरल के बाद। 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, वीक आ सकता है। न्यूमेरल के बाद आपको दोस्तों मंथ्स मिल सकता है। न्यूमेरल के बाद आपको ईयर्स मिल सकता है। कुल मिलाकर जब भी न्यूमेरल आते हैं तो न्यूमेरल के बाद हमेशा ये वर्ड आएंगे। और जब भी न्यूमेरल यानी काउंटिंग टाइम का डिस्कस किया जाए तो वहाँ फॉर यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल की तरफ से देखना, मैंने कहा फॉर 2 डेज, 2 दिन से, तो 2 आ गया न्यूमेरल और उसके बाद क्या आ गया? डे। तो इस अवस्था में किसका यूज करोगे? फॉर का। अगर मैं दोस्तों ये कहूँ फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट से, तो ये भी ध्यान रखना, तो यहाँ पर भी न्यूमेरल और प्लस मिनट है। अगर मैं ये कहूँ फॉर एन आवर, 1 घंटे से, तो भी आपको फॉर ही करना है। अगर मैं ये कहूँ फॉर 2 वीक्स, 2 सप्तों से, तो भी दोस्तों आपको फॉर ही करना है। अगर मैं ये कहूँ फॉर 10 ईयर्स, तो भी ध्यान रखना किसका यूज करना है आपको? फॉर का। कुल मिलाकर जो डिस्कशन है, अगर न्यूमेरल का मतलब है 1 2 3 4 5, न्यूमेरल के बाद सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी भी दिया जाए, ध्यान रखना, सेंचुरी दिया जाए, डिकेड का मतलब इंडेफिनिट टाइम को बोलते हैं। जब भी आपको ये बताते हो तो उस अवस्था में ध्यान रखना किसका यूज करोगे? फॉर का। एक बार इसे भी नोट करें अपनी कॉपी में। एक और बता देता हूं, मान लीजिए क्वेश्चन और बनता है फॉर अ डिकेड, दशक से, फॉर अ सेंचुरी, शताब्दी से, ठीक है। तो इस अवस्था में फॉर अ डिकेड, फॉर अ सेंचुरी, शताब्दी से, जब भी ये चीज़ आती हैं तो भी दोस्तों उसमें किसका यूज करोगे? फॉर का। तो यहाँ से हमारा ये सिंस और फॉर का सिस्टम था, आप समझ में आ गया होगा आपको। एक तो है न्यूमेरल वाला, और एक आपको बता दिया है एक इंडेफिनिट जो लॉन्ग टाइम वो है, और एक हमारा ये सिस्टम है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने तैयार हो जाते हैं।
तो यहाँ आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हैं और यहाँ पर आपको यूज करना है सिंस और फॉर। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं और जैसा मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास है 1R, यानी हमारे पास ऑप्शन या तो दोस्तों सिंस है या फिर क्या आ रहा है, फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आपको पता है कि दैट इज न्यूमरल काउंटिंग। तो जब भी न्यूमरल आता है तो किसका यूज करो, 4 का। यहाँ पर फिर न्यूमरल आया और न्यूमरल के बाद कोई नाउन आया तो ये भी किसका यूज करेंगे, 4 का। फिर हमारे पास न्यूमरल आया, न्यूमरल के बाद हमारे पास मिनट्स आया, फिर हमें किसका यूज करना पड़ेगा, 4 को। फिर हमारे पास न्यूमरल, यहाँ भी न्यूमरल, जहाँ भी न्यूमरल आता है तो दोस्तों वहाँ पर हमेशा किसका यूज करना चाहिए, 4 का। लेकिन यहाँ पर न्यूमरल नहीं है, लेकिन आर्स का मतलब इंडेफिनिट टाइम। इंडेफिनिट का मतलब कोई पता नहीं कितने घंटों से, ये इंडेफिनिट टाइम है। और इंडेफिनिट टाइम का जब भी डिस्कस किया जाए तो किसका यूज करोगे, 4। मंथ्स, महीनों से, ये भी इंडेफिनिट टाइम है तो किसका यूज करोगे, 4 का। ईयर्स भी इंडेफिनिट टाइम है, ये भी अपने आप में किसका यूज करोगे, 4 का। यहाँ पर डिकेड, दशक से, तो ये भी अपने आप में एक इंडेफिनिट टाइम है तो इसके लिए भी किसका यूज करो, 4 का। दूसरा अगर डिस्कस करें संडे नोट इज अ न्यूमरल और नोट इंडेफिनिट, इट इज अ पॉइंट ऑफ डे। ये पॉइंट है, संडे का डिस्कस किया जा रहा है। जब पॉइंट का डिस्कस किया जाए तो दोस्तों किसका यूज करें, सिंस का। मॉर्निंग है पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे के लिए भी हमें किसका यूज करना चाहिए, सिंस का। यस्टरडे आपको पता है इट इज ए पार्ट ऑफ डे, यानी डे जब भी डिस्कस किया जाए तो पॉइंट का है तो पॉइंट के लिए किसका यूज करें, सिंस का। इवनिंग भी अपने आप में पार्ट ऑफ डे है तो यहाँ पर भी दोस्तों किसका यूज किया जाए, सिंस का। लास्ट वीक और द लास्ट वीक आए तो आपको सिंस का यूज करना चाहिए और द लास्ट वीक नज़र आ जाए तो आपको 4 का यूज करना चाहिए। ऐसा क्यों, मैं बता देता हूँ। लास्ट वीक का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द, यानी वीक, एक हफ्ते से जस्ट पहले। मान लीजिए आज संडे है, तो ये बात हमारी हो रही पिछले संडे की। ठीक है, अब मान लीजिए आज हमारा फ्राइडे है तो पिछले से बात हो रही है फ्राइडे की, यानी जस्ट एक हफ्ते पहले। तो लास्ट वीक एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसलिए किसका यूज करोगे, सिंस का। लेकिन दोस्तों द लास्ट वीक का डिस्कस किया जाए तो लास्ट वीक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जस्ट बैक और इसका मतलब होता है 7 डेज। अगर मान लीजिए आपको 7 डेज में यहाँ पर कहीं अगर सिंस और 4 में फिलअप करवाना है तो 7 डेज के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 4। तो द लास्ट वीक का मतलब भी 7 डेज ही होता है। जब 7 डेज है तो यहाँ पर भी किसका यूज करेंगे, 4 का। ये क्वेश्चन काफ़ी चलन में है। यहाँ देखिए, टाइम इमेमोरियल, ये होता है डिस्टेंस बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड यानी ऑफ अ डिस्टेंस अगो, यानी बहुत साल पहले, यानी बहुत समय पहले ये एक इवेंट होती है। तो इवेंट जो होती है ये टाइम इमेमोरियल, ऐसा टाइम जो मेमोरी में फिट हो, जिसे भूला ना जा सके। टाइम है पहले का लेकिन जिसे भूला ना जा सके, तो भूला ना जा सके तो ये अपने आप में पॉइंट हो गया। ये तो बात श्योर है कि ये अपने आप में पॉइंट है तो हमारे पास किसका यूज करोगे, सिंस का। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, वहाँ पर 4 दिया जाता है, 4 सिंस दिया जाता है तो 4 कर देते हैं, 4 दिया जाता है तो सिंस। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 4 का यूज नहीं करेंगे। दूसरी एरर ये आ रही है एग्जाम में, एग्जाम इस तरीके से आता है, सिंस, टाइम्स और इमेमोरियल। एग्जाम में आपको ये दिया जाता है, फिर वो ये सोच कर लेते हैं कि टाइम इमेमोरियल के बाद तो सिंस आएगा नहीं, लेकिन ये बात गलत है दोस्तों। टाइम इमेमोरियल के लिए सिंस का ही यूज करते हैं, लेकिन गलत क्या है हमारे पास, टाइम्स। तो टाइम्स हमारे पास गलत होगा, लेकिन जो वर्ड है हमारे पास टाइम इमेमोरियल होना चाहिए, न कि टाइम्स इमेमोरियल। या फिर काफ़ी बार जो एग्जाम में है इस तरीके से ना देकर आपको इस तरीके से दिया जाएगा, सिंस दिया जाएगा या फिर इमेमोरियल टाइम दे दिया जाएगा, इमेमोरियल टाइम, ये आपको ये दे दिया जाएगा। फिर क्या करते हैं, वहाँ पर पता होता नहीं, वहाँ पर ये सोचते हैं यहाँ पर सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा, 4, तो ये गलती कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना, टाइम इमेमोरियल के लिए हमेशा सिंस का यूज करते हैं, ना ही तो टाइम्स होता है और ना ही मेमोरियल के बाद टाइम। तो सही यही है, इसमें सुधार
करना चाहिए। टाइम इमेमोरियल से पहले सिंस का आएगा। हाँ, एक बात और है, जहाँ सिंस यूज हो सकता है, अब ये ध्यान रखना, वहाँ फ्रॉम भी यूज हो सकता है। तो सिंस और फॉर दोनों के लिए एक ही है, इस बात का ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होगी और अपना नोट करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और जैसे कि हम बोलते हैं, जय हिंद, जय भारत।